नमस्कार। दूरदर्शन राजस्थान के लोकप्रिय कार्यक्रम, जीवंत कार्यक्रम और रंग रंगीले कार्यक्रम अलबेलो राजस्थान में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूं। मैं हूं आपके साथ अर्पिता माथुर और मेरे साथ है मेरे सहयोगी अनुराग भारद्वाज। जी अनुराग, आज क्या कुछ खास रहने वाला है हमारे कार्यक्रम में? देखिए दर्शकों, एक तो आप सभी को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से। 2025 शुरू हो चुका है, चारों तरफ एक पॉजिटिविटी है, उत्साह है, उमंग है। जिस अंदाज में हमने 2024 को छोड़ा है, उससे ऐसा लगता है कि 2025 यकीनन हमारे लिए आने वाला साल है, जिसमें कि हम काफ़ी कुछ चीज़ें, सरकारें, राज्य, हमारे जनता, जनमानस इसको अचीव करेंगे। इस क्रम में आज हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति मौजूद हैं जिनकी की ज़िंदगी खुद अपने आप में एक बहुत बड़ी इंस्पायरिंग है, बहुत बड़ा प्रेरणादायक रही है। आपका एक सफ़र ऐसा सफ़र रहा है जिसको कि देख करके लोग रश खा जाए। आप हमारे साथ आज मौजूद हैं राजस्थान प्रदेश के भाजपा अध्यक्ष श्री मदन राठौर साहब। राठौर साहब, आपका इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद साहब। नमस्कार। राठौर साहब का जीवन अगर कहें हम तो एक सादगी भरा जीवन, हम कहें तो एक अनुशासन से परिपूर्ण जीवन रहा है। आपने संघ के साथ अपने जीवन की शुरुआत की थी। बहुत बचपन से ही आप संघ से जुड़ गए, और जब कोई संघ से जुड़ जाता है तो अनुशासन, अर्पिता, बहुत बड़ी बात हो जाती है, उनके जीवन का वो अंग हो जाता है। तो सर का, मदन साहब का अनुशासन में का पूरा जीवन रहा है। आपकी राजनीतिक यात्रा जब पाली से शुरू हुई थी, आप सुमेरपुर के रहने वाले हैं, पाली से शुरू हुई थी। आप राजस्थान के अंदर उप मुख्य सचिव रहे थे, आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहे हैं, और अब फिलहाल राजस्थान प्रदेश के अध्यक्ष हैं, भाजपा के अध्यक्ष हैं। तो आइए, इसके पहले हम प्रोग्राम शुरू करें, हम छोटी सी एक सर की जीवन यात्रा के बारे में, एक ऑडियो विजुअल है सर जो हमने आपके लिए बनाया है, हम चाहेंगे आप उसको जरूर देखें एक बार। जी। तो ये थी मदन जी की एक राजनीतिक यात्रा, जीवन की यात्रा, पाली, सुमेरपुर, राजस्थान, दिल्ली, पूरा भारत। अर्पिता जी बिल्कुल अनुराग जी, जिस तरीके से हमने उनकी यात्रा दिखाई, उनकी जो झलकियां दिखाई, वाकई हम बोल सकते हैं कि प्रेरणादायक रही हैं। सर, आपसे चर्चा की शुरुआत हम करेंगे क्योंकि आपका जीवन काफ़ी प्रेरणा स्रोत भी रहा है, आपका जीवन प्रदेशवासियों के लिए भी रहा है। लेकिन हम शुरुआत करेंगे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जीवन से, अगर क्योंकि हम देख रहे हैं जन्म शताब्दी वर्ष हम मना रहे हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सुशासन दिवस भी मनाया है 25 दिसंबर को, लेकिन किस तरीके से आप उनका जीवन देखते हैं, किस तरीके से जो उनका जीवन देशवासियों के लिए प्रेरणादायक रहा है, आपके विचार क्या कहते हैं सर? देखिए, सम्माननीय अटल जी जी शत्रु थे जी, उनका कोई दुश्मन नहीं था। आपने देखा होगा कि कई बार लोकसभा में भी बहस होती थी तो विपक्षी भी उनके लिए कहते थे कि आदमी तो बहुत अच्छा है जी। राजनीतिक पार्टियों में नीतिगत विरोध होता है, लेकिन व्यक्तित्व के बारे में उनकी कार्यप्रणाली, व्यवहार, उसको देख करके और सभी उनसे प्रभावित होते थे। सम्माननीय अटल जी से तो कई बार मिलना हुआ था मेरा। हमारे पाली भी आए जी, मैं जिलाध्यक्ष भी रहा जी, तब भी वो आए थे जी। 1971 में वो जब आए पाली में, विधानसभा चुनाव चल रहे थे उस समय जी, तब भी उनका भाषण भी हुआ, उनके साथ कई छोटे मोटे कार्यक्रमों में भी साथ में गए। एक बार तो रेलवे प्लेटफॉर्म पर उनको खाना खिलाया था। क्या बात है। जब प्लेटफॉर्म ट्रेन से जा रहे थे वो जी, पाली में जी, और उम्मीदवार थे संपतमल जी गांधी जी, पाली से जी, विधानसभा के। उन्होंने प्लेटफॉर्म पर पूछा कि आज आपने खाना तो खाया ही नहीं। बोले हम तो भूल गए। संपत जी ने पूछा, संपत जी ने तो अटल जी ने कहा आपने याद ही नहीं किया। क्या? तो फिर मुझे भेजा, उनके घर से ही लाना था टिफ़िन जी, दे करके, और एक रोटी खाई उन्होंने, लेकिन खाना खिलाया। फिर उसके बाद में जब वो प्रधानमंत्री बने तब मैं प्रचारक था यहाँ पर। नहीं सॉरी, उस समय तो जब वो विदेश मंत्री थे तब मैं सांबर में प्रचारक था। तो मैं मिलने गया तो मुझे कहा उन्होंने, कहाँ हो आजकल? मैंने कहा मैं सांबर में हूँ। जी। तो बोले फिनी लाए क्या? क्या? यानी उनको थोड़ा मिष्ठान का तो शौक था। बहुत सरल और सहज फिर स्वभाव उसके के बाद में जब प्रधानमंत्री बने तब तो मैं जिलाध्यक्ष था पाली का, तब भी मिले, बातचीत हुई। उसके बाद में जब वो बीमार हुए तो मैं मिलने जाया करता था जी, तो व्हील चेयर पर उनको लाते थे जी, केवल, लेकिन पहचान लेते थे वो। बाद में उन्होंने फिर उनकी धीरे धीरे पहचान कम हो गई, लेकिन कई बार मिलने का मौका मिला। बहुत सुंदर सर। वाजपेयी साहब की राष्ट्र निर्माण की हम लोग बात कहें, उनका व्यक्तित्व, उनका जीवन, और खुद वाजपेयी साहब भी संघ से जुड़े रहे थे, तो आप ये किस प्रकार देखते हैं कि हम उनकी 100वीं जयंती का वो वर्ष है मना रहे हैं, तो राष्ट्र निर्माण में क्या देखते हैं? राष्ट्र निर्माण में देखिए कई ऐसी योजनाएं हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जी, वो अटल जी की देन है जी, कि गांव में भी वो सब सुविधाएं होना चाहिए, अप्रोच बढ़नी चाहिए। और प्रधानमंत्री ये स्वर्णिम जो सड़क योजना जो चतुर्भुज योजना की बात कर रहे हैं आप। दिल्ली को मुंबई से, मुंबई को कोलकाता से, कोलकाता को चेन्नई से, और फिर दोबारा और ये जो दिल्ली से ये जो जोड़ने की जो उनकी योजना थी जी, ये भी एक ऐतिहासिक है। एक उन्होंने हिंदुस्तान के हर किसान के खेत तक पानी पहुंचाने के लिए नदी जोड़ो अभियान ये उन्होंने शुरू किया था। बहुत बड़ी योजना थी उनकी जी, और इसके लिए उन्होंने प्रयास भी किया। और वैसे तो यूँ समझें तो जिस समय अटल जी प्रारंभ में जब जनसंघ की स्थापना हुई तब भी वो प्रारंभिक वो 5 प्रमुख लोगों में से एक थे। जी, जब हमारे संस्थापक, जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी वो कश्मीर जाने लगे जी, उस समय इनर लाइन परमिट था जी, कश्मीर में जाने के लिए परमिट लेना पड़ता जी, और कश्मीर का झंडा भी अलग था जी, कश्मीर का कानून भी अलग था जी, यहाँ तक कि अभी कुछ समय पहले तक तो ये भी कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट फैसला देती थी तो उसमें
कश्मीर को छोड़कर, जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण देश में लागू, ऐसा करके होती थी। जी जी। तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जब ये तय किया कि मैं इनर लाइन परमिट के बिना जाऊंगा, तो अटल जी और दीनदयाल जी उपाध्याय भी साथ में थे, तो वो भी साथ जाने लगे जी। तो अटल जी ने कहा नहीं नहीं, आप वापस लौट जाओ। उन्होंने कहा हम आपको नहीं छोड़ सकते, हम आपके साथ चलेंगे जी। उन्होंने कहा देखिए वहाँ कुछ भी हो सकता है, तो बोले कुछ भी हो जाए तो हम साथ हैं, हम साथ रहेंगे, साथ चलेंगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप वापस लौट जाओ, दोनों को, अटल जी को और दीनदयाल जी को कहा कि आप लौट जाओ जी। वापस जाओ, आपको पार्टी खड़ी करनी है, संगठन खड़ा करना है, जिस प्रकार की हमारी सोच है उस हिसाब से देश में नेतृत्व देने के लिए आप आगे बढ़ो, वहाँ रहो। वो जिद करते रहे। अंत में फिर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा कि मैं पार्टी का अध्यक्ष हूँ ना, आदेश की पालना करनी है आपको, जाइए, मेरा आदेश है कि वापस लौट जाइए। जी। तब वो वापस लौटे। और आपको पता है कि इतिहास गवाह है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का वहाँ बलिदान हुआ। जी हाँ। फिर इन दोनों ने ये तय किया, आदरणीय दीनदयाल जी उपाध्याय और आदरणीय अटल जी ने, कि जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो आदेश देकर के भेजा था कि इस देश को खड़ा करना है और एक ऐसा नेतृत्व प्रदान करो कि जो जैसी सोच हमारी है वैसा इस देश की स्थिति बने। जी। तो फिर वो लग गए उसमें, संपूर्ण जीवन उसमें उन्होंने लगा दिया। क्या बात है। और फिर यही उन्हीं का परिणाम है जी। कि आज भारत में आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने जी। और हिंदुस्तान के अधिकांश राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। खुद अटल जी भी 3 बार प्रधानमंत्री बने देश के। जब वो विदेश मंत्री थे तो यूएनओ में भी उन्होंने हिंदी में भाषण दिया और भाषण आज तक याद किया जाता है। याद किया जाता है। भाषण के मामले में तो अटल जी का तो मैं आपसे बताऊं, कई बार हम दूर दूर तक जाते थे उनके भाषण सुनने के लिए, और मैं ही नहीं, विरोधी भी कायल थे उनके भाषण कला के। जिस समय 1 वोट से वो हारे सदन के अंदर, जी। प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया, तो उस समय तो हिंदुस्तान में जैसे कर्फ्यू लग गया, सभी लोग उनका भाषण सुनने में लगे थे। सर मुझे वो दिन याद है जब अगले दिन जब ये शाम हुई थी, जो एक वोट से हारे थे, तो पूरे देश में उदासी का माहौल था। बिल्कुल। सर अब आपकी शुरुआत करते हैं राजनीतिक सफ़र की, क्योंकि राजनीतिक मसलों को आप बड़ी दूरदर्शिता के साथ संभालते हैं और उसके साथ ही जो सामाजिक सरोकार हैं उनको भी बहुत अच्छे से आपने सामंजस्य बिठा रखा है। किस तरीके से आपकी राजनीतिक सफ़र की शुरुआत हुई और कब हुई सर? वैसे शुरू राजनीति से नहीं हुआ जी। मैं 1962 में संघ का स्वयंसेवक बन गया था, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का। 64 में बच्चा था, तो बचपन में ही। फिर 68 में मैंने ओटीसी किया, 64 में आईटीसी, 68 में ओटीसी प्रथम वर्ष किया, 71 में द्वितीय वर्ष किया, 72 में तृतीय वर्ष किया। तो उसके बाद हमने, हमारे क्या परम पूजनीय गुरु जी का देहांत हो गया था जी, जो उस समय के सरसंघ चालक थे। तो फिर एक ऐसा भावनात्मक वातावरण बना देश में, हम सब बहुत आदर से देखते थे उनको। तो जब उनका देहांत हुआ तो हमें ये बताया गया कि कुछ समय उनकी सोच को परिपादित करने के लिए समय दो, अपने जीवन में से कुछ समय निकालो और संघ को मजबूत करने में अपना योगदान दो। तो मैंने भी 2 वर्ष का तय किया, मैं कि अब 2 वर्ष हम संघ के लिए देंगे। 2 वर्ष के लिए विस्तार के रूप में निकल गया। उसके बाद देश में आपातकाल लग गया, इमरजेंसी लग गई, नेताओं को गिरफ्तार कर दिया गया। फिर आप उस मूवमेंट में भी थे? हाँ, नेताओं को गिरफ्तार किया। तो उस समय बाला साहब देवरस सरसंघ चालक थे, क्यों परम पूज्य गुरु जी का देहांत हो गया था, उनको भी गिरफ्तार कर दिया, बाला साहब को भी। तब आंदोलन चलाया गया देश में। उस आंदोलन में जेल भरो आंदोलन था, अहिंसात्मक आंदोलन था। तो उस आंदोलन में हमने भी
योगदान दिया कि कई लोगों को जेलों में भेजने के लिए प्रेरित किया, फिर उनके परिवार को संभालना करना, ये सब था। वारंट था हमारा भी मिसा का जी। लेकिन फिर बाद में जब 77 में आपातकाल हटा और फिर सरकार बनी जनता पार्टी की, 80 में जब जनता पार्टी का जब विघटन हुआ और फिर से भारतीय जनता पार्टी बनी हमारे विचार परिवार की, तो फिर मुझे विभिन्न पदों पर काम करने का मौका भी मिला। कभी संघ कोषाध्यक्ष, कभी अध्यक्ष, 4 बार मैं अध्यक्ष भी रहा। तो फिर मेरे कामकाज के साथ और ये राजनीति भी जुड़ गई। मैं उद्योग, छोटा उद्योग है मेरा, लघु उद्योग, और फिर साथ में पार्टी का काम करते करते फिर मैं कोऑपरेटिव बैंक का चेयरमैन भी बना। फिर 2003 में पहली बार मैं विधायक बना जी। फिर सुमेरपुर से 2013 में फिर से 8 में मुझे लड़ाया नहीं था, मैंने पार्टी का काम किया। 13 में मुझे लड़ाया, मैं हाईएस्ट वोटों से जीत के आया था उस बेल्ट से, सुमेरपुर से। 2 बार रहे हैं आप विधायक। हाँ। जी। 18 में फिर नहीं लड़ाया और अभी 24 में राज्यसभा में भेज दिया, राज्यसभा। और अभी भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान का दायित्व दिया है, तो काम कर रहे हैं। सर ये दायित्व जी बस बहुत बड़ा है। अब ये हम तो सिपाही हैं कि जिस मोर्चे पर भेजा जाए, जिस उम्मीद के साथ, तो अपना सामर्थ्य लगाते हैं उस उम्मीद को पूरा करने में। जितना भी अपन कर सकते हैं वो करेंगे जी, कर रहे हैं। बहुत खूब। सर मदन जी, अक्सर कम होता है, आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं और आप राजस्थान प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष भी हैं, और भाजपा सरकार को राजस्थान में 1 साल पूरा हुआ है, आपको इसकी बधाई भी है, आप उसके बधाई के बहुत बड़े पात्र हैं। और इस 1 साल के अंदर जो सरकार ने काम किए हैं, कुछ बड़े काम हैं। जैसे मुझे लगता है कि ईस्टर्न राजस्थान केनाल प्रोजेक्ट जो बनाया, जिस पे सहमति बनी मध्य प्रदेश के साथ, और वो एक बहुत बड़ा काम था। पेपर लीक मामले में जो SIT गठन हुआ, ये बहुत बड़ी बात हुई, बहुत बड़ी गिरफ्तारियां हुई। और इन सब के साथ साथ जो अभी हमने देखा, राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट, मुझे ये बात बहुत इंस्पायर करती है कि राजस्थान अपने आप में एक मारवाड़, आप खुद मारवाड़ से ही हैं और मारवाड़ियों का देश है, इंडस्ट्रियलिस्टों का देश है। और सरकार के 1 साल के अंदर आते ही आप लोगों ने ये सोचा कि भाई आर्थिक व्यवस्था को पहले ठीक किया जाए। अगर आर्थिक व्यवस्था ठीक है तो फिर राज्य में, देश में माहौल ठीक रहता है। आपके नेतृत्व में जो भी उपचुनाव हुए थे, 7 में से 5 सीटें आप लोगों ने जीती भी हैं सर। ये आपकी जो रणनीति रही है, स्ट्रैटेजी रही है, ये सफल दिखती है होती हुई। अभी जनवरी में संगठन के चुनाव होने हैं, जिसमें कि जिलों के जो अध्यक्ष हैं भाजपा के, तो वो चुने जाने हैं, और एक आपका भी चुनाव है सर। हालांकि आपकी जीत तो तय मानी ही जा रही है, फिर भी चुनाव ही होता है। तो दोनों स्तर पे आपकी क्या तैयारी है? देखिए, सरकार ने बहुत काम किए जी। जब से भजन लाल जी मुख्यमंत्री बने जी। तो जो ERCP का जिक्र आपने किया था, तो ERCP का तो वसुंधरा जी के समय में इसकी नींव डाली गई थी, शुरुआत वहाँ हुआ था जब वसुंधरा जी राजस्थान के मुख्यमंत्री थे। लेकिन उसके बाद में कांग्रेस की गहलोत सरकार आ गई, 5 साल तक उन्होंने इस पर कोई काम नहीं किया। जी। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने कई बार इनको बुलाया गया कि आप अपना सेक्रेटरी भेज दीजिए, मंत्री भेज दीजिए, कुछ भी भेजिए, चर्चा करो। जी। ये भेजते नहीं थे, चर्चा भी नहीं हुई, वो लटका पड़ा रहा। लेकिन भजन लाल जी ने मुख्यमंत्री बनते ही सबसे पहले तत्कालीन जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत के साथ बैठ करके मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन भाई और राजस्थान के मुख्यमंत्री ने बैठ करके इस पर एक सहमति तैयार करी। और उसके बाद आपको पता है कि अभी 9 तारीख को और MOU साइन हुआ। बहुत बड़ा काम हो गया, जिससे राजस्थान के 16 जिले लाभान्वित होंगे। वहाँ किसानों को भी पानी मिलेगा और पेयजल की समस्या भी उसका समाधान होगा, दूर होगी। इसके अलावा भजन लाल जी ने बहुत काम किए। आपने जिक्र किया राइजिंग राजस्थान का। जी।
लगभग 35 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट्स पे बात हुई है। अप्रवासी राजस्थानियों को भी आमंत्रित किया। पहले महाराष्ट्र में गए, वहाँ से भी MOU करके आए। जर्मनी भी गए थे, पहले जापान और कोरिया भी गए थे, फिर इधर UK में भी गए, वहाँ से भी प्रतिनिधिमंडल यहाँ आया, हमारे प्रतिनिधिमंडल भी गए, चर्चा हुई, सारा MOUs हुए। तो राजस्थान में संपन्नता तो बढ़ेगी, यहाँ के लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। और हमारी सरकार ने ये भी तय किया कि पहले कच्चा माल हम बाहर भेजा करते थे, अब कच्चा माल का यहीं उपयोग होगा। हाँ। और हमारी प्रतिभा जो है, यहाँ जिन्होंने कोई इंजीनियरिंग किया है, कोई डॉक्टरेट जिन्हें डॉक्टर बने हैं, कोई वैज्ञानिक बन सकते हैं, तो ऐसे लोगों का उपयोग यहीं किया जाएगा। अब पलायन रुकेगा उनका। ये सब सोचा है, अच्छी सोच है। इसके अलावा देखिए, उन्होंने डीजल के भाव कम किए, राजस्थान में पेट्रोल सस्ता किया, वैट हटाया, उसका बहुत बड़ा फ़ायदा मिला। हालांकि उन्होंने गैस के सिलेंडर के भाव भी कम किए, लेकिन वैट का इतना बड़ा फ़ायदा हुआ कि कई हमारे एयरपोर्ट्स पर बड़े बड़े जहाज़ आकर के और वो पेट्रोल लेने लगे, तो हमें आमदनी भी बढ़ी, रेवेन्यू लाभ भी हुआ, हमें रेवेन्यू भी अधिक प्राप्त हुई। ये भी काम किए। किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए MSP बढ़ाई। ये जो सम्मान निधि अभी जो 2000 रुपया राजस्थान की तरफ से जोड़ा गया, 650 करोड़ रुपए काम बहुत किया। बिल्कुल अनुराग जी, हमारे दर्शकों को भी हम बता दें कि हमारे साथ आज बेहद ही खास शख्सियत हमारे दूरदर्शन स्टूडियो में मौजूद है। हमारे साथ है माननीय प्रदेश अध्यक्ष भाजपा राजस्थान मदन राठौड़ जी। सर, आपसे ये जानना चाहेंगे, क्योंकि आपने बताया आप संघ के साथ आपकी शुरुआत हुई है। संघ मतलब अनुशासन, आपका जीवन भी काफ़ी अनुशासित रहा है। तो किस तरीके से इस अनुशासन को आप देखते हैं कि व्यक्तिगत तौर पर, सामाजिक तौर पर और राजनीतिक तौर पर क्या बदलाव आपने देखे हैं संघ से जुड़ने के बाद? ये बात तो सही है, हमारे व्यवहार में भी अनुशासन है। जी बिल्कुल। इवन छोटे छोटे कामों में भी हम कोशिश करते हैं कि अनुशासन का पालन करें। जैसे स्वच्छता, तो वैसे तो मैं जब जर्मनी गया था तो मैंने देखा एक हमको टॉफ़ी दी जी वहाँ पर, तो मैंने तो टॉफ़ी जेब में डाल दी थी जी। उनके बाद में खाएंगे। लेकिन हमारी जो साथी था, जो IFS नंबर 1 वो हमारे साथ लगाते थे जी, उसने वो टॉफ़ी खाई और उसको ऊपर जो कवर था ना, वो उसने जेब में रखा। और जहाँ हमको जाना था वहाँ पहुँचने के बाद सबसे पहले उसने डस्टबिन ढूंढा और वहाँ उसमें डाला, तब तक उसकी जेब में नहीं। तो ये परिवर्तन तो आया है, ये हमारे देश में भी आया और हमारे व्यवहार में भी आया। हमने भी तय किया है कि अपने स्वच्छता का एक वातावरण बनना चाहिए, ऐसा प्रयास। इसके अलावा हमको जिस मोर्चे पे भेजा गया कहीं पर भी, तो अनुशासन का तो पालन नहीं करेंगे तो अव्यवस्थाएं उत्पन्न हो जाएगी। इसलिए अनुशासन का पालन करना तो संघ की देन है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में हमको यही सिखाते। परम पूजनीय गुरु जी से भी मेरा सजीव मतलब सीधा मुझे परिचय था, वो मुझे जानते भी थे, नाम से भी पहचानते थे। तो वो भी बड़ा इसका ध्यान रखते थे। हमारे संघ में तो यही सिखाया जाता है, अनुशासन का पालन करना। सर, मैं अनुशासन में अपने व्यवहार में भी, जब टिकट नहीं मिला मुझे 2008 में, तो मैंने काम किया पार्टी का। 2013 में मैं फिर से, वो बीना जी थी मेरे सामने, बीना काक, हाईएस्ट वोटों से मैंने उनको हराया था। फिर 18 में नहीं दिया, मैंने पार्टी का काम किया। तो पार्टी तो देखती है ना जब पार्टी का काम किया तो पार्टी ने राज्यसभा में भेज दिया, मैंने सोचा भी नहीं था। सही बात है सर। तो प्रदेश अध्यक्ष बनने की तो मैंने कल्पना भी नहीं की थी कभी। अपन तो कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं, तो कार्यकर्ता ही माना मैंने अपने आप को। अनुशासन तो जरूरी है जीवन में। सर, मुझे एक वाकया याद आता है संघ के अनुशासन का। 65 की लड़ाई में संघ की भी बहुत भूमिका थी। कच्छ के राज्य में, अर्पिता, कच्छ जिले में, माफ कीजिएगा, कच्छ जिले में संघ ने आगे बढ़कर के अपनी भूमिका निभाई थी और सेना के साथ काम किया था। बिल्कुल। उस बात से
इतने उत्साहित सरकार तब हुई थी, केंद्र की सरकार इतनी उत्साहित हुई थी कि 26 जनवरी की परेड पे संघ के लोगों को कि भाई आप भी इस परेड में आइए और आप इस परेड में करतल कीजिए, साथ चलिए। बिल्कुल सही बात कमाल की ये है सर, इसके अंदर दर्शकों में बताना चाहता हूं आपको कि संघ को न्योता सिर्फ 3 दिन पहले दिया गया था और उन 3 दिनों के अंदर अंदर तकरीबन 100 से 500 लोग संघ के जो वो होते हैं, प्रचारक होते हैं, संघ से जुड़े हुए लोग होते हैं, 500 लोग आए और वहां पे उन्होंने सेना के साथ अपनी मार्च पास्ट किया था। तो ये डिसिप्लिन की बहुत बड़ी बात हो जाती है सर। बहुत। बट एक बात और ये भी है सर कि राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है देश का, आप उसके अध्यक्ष हैं भाजपा के यहाँ पे, तो भूमिका एक थोड़ी सी अलग हो जाती है अन्य राज्यों के मुकाबले में हम कंपैरिजन करें। और बात मैं इसलिए पूछ रहा हूँ सर आपसे कि हम सीमावर्ती राज्य भी हैं। लड़ाई हो 65 की, लड़ाई हो 71 की, जब 71 के बाद जब सीमा पार से कुछ लोग आ रहे थे और यहाँ पे आकर के राजस्थान, जैसलमेर और बाड़मेर के अंदर अपने फर्जी आइडेंटिटी कार्ड बनवा रहे थे, पहचान पत्र बनवा रहे थे, तब संघ के लोगों ने ही इस बात को उठाया था, मुद्दे को उठाया था। तब प्रधानमंत्री खुद जैसलमेर आए थे और उन्होंने इस बात को उठाया संघ के लोगों ने, संघ जुड़े लोगों ने, और फिर उनके आइडेंटिटी कार्ड कैंसिल करवाए थे। इसके साथ साथ एक काम और हुआ था सर, जब आतंकवाद पंजाब में चरम सीमा पे था तो भारतीय किसान संघ, भारतीय मजदूर संघ के लोगों ने गंगानगर और हनुमानगढ़ में जो एक सिख समुदाय है उनके बीच रह करके आतंकवाद को यहाँ फैलने से रोका था। ये बहुत बड़ी भूमिका हो जाती है। आज के दौर में आज हम बैठे हैं, ऐसी हमारे पास चुनौतियां अभी भी हैं। हम देखते हैं ड्रग्स बहुत आ रहा है सीमा पार से, तो क्या संघ अभी भी भूमिका निभा रहा है? हाँ, देखिए, संघ राष्ट्रीय चरित्र से ओतप्रोत व्यक्तित्व है संघ का, स्वयंसेवक उसमें है, तो कोई भी अराष्ट्रीय गतिविधि को कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा जी। इसके अलावा भी राष्ट्र की समृद्धि के लिए, आम आदमी के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए जो कुछ भी करना पड़े, संघ का स्वयंसेवक करता ही करता है। और आपने जो ये बताया, जैसे मैंने भी अभी पार्लियामेंट में उठाया था ये ड्रग वाला जो जी मामला, क्योंकि मैं गंगानगर गया था, वहाँ मैंने देखा कि नशा मुक्ति केंद्र कई लगाए हुए हैं वहाँ पर। तो मैंने पूछा इतनी क्यों ज़रूरत पड़ गई यहाँ, इतने नशा मुक्ति केंद्र, और जिसमें युवा है, महिलाएं हैं, उनको वो नशा मुक्ति का प्रयास करवाते हैं। तो मैंने कहा ऐसे, तो फिर पता चला कि यहाँ तो बहुत बड़ी समस्या है जी। और पंजाब से ये उधर से आई है, सीमा पार से भी काफ़ी आ रहा है। हाँ, काफ़ी कुछ है। ये चिंता है, बहुत बड़ी चिंता है। तो इसको रोकने के लिए मैंने राज्यसभा में भी ये विषय उठाया था जी। कि इसके लिए हमको कठोर कदम उठाना चाहिए, पूरे चैनल को पकड़ना चाहिए और उसको समाप्त करना चाहिए। यानी ये आने नहीं चाहिए, हमारे देश की युवा पीढ़ी को बर्बाद कर देंगे ये। तो इसकी चिंता तो हमको होती है और हम सब इसके लिए भी प्रयास करते हैं। सीमा पर जो आपने कहा कि चाहे म्यांमार से आ जाएं, रोहिंग्या आ जाएं, या बांग्लादेशी घुसपैठिया आ जाएं, या कोई पाकिस्तान से घुसपैठिया आकर के, कुछ राजनीतिक दल ऐसे हैं हमारे देश में जो वोट की राजनीति करते हैं, वोट प्राप्त करने के लिए देश का नुकसान कर रहे हैं। ऐसे लोगों को नागरिकता दिलवा देना, वोट पावर दिलवा देना। आज जो मणिपुर में जो कुछ भी हो रहा है, या आसाम में अपन देख सकते हैं, उस बेल्ट में बांग्लादेशी घुसपैठ हो रही है। ऐसे ही हमारे इधर भी कुछ हुई, तो उसको रोकने के लिए तो हम सब प्रयास करते ही करते हैं, करना ही चाहिए। मतलब देश को सुरक्षित रखवाने के लिए जो कुछ भी करना है वो करेंगे, हम सब करते रहेंगे। ये हमारी प्रत्येक स्वयंसेवक इसके लिए बंधा हुआ है, तैयार है। मानसिक रूप से भी वो सोचता है अपना हर काम में, छोटा से छोटा काम भी करेगा तो उसमें राष्ट्र प्रथम है। बिल्कुल सर, जिस तरीके से आपने संघ के बारे में बातें करी है और काफ़ी अच्छा संदेश भी, और जो आप कार्य कर रहे हैं बेहतरीन कार्य है, उम्दा कार्य है। हम बात करते हैं उपचुनाव की सर। हालिया में उपचुनाव जो हुए थे उसमें 5 सीटें बीजेपी को मिली है। अगर ये सफलता हम आपकी नज़र से देखें, क्या आपकी कार्य योजना रही थी उसके प्रति, किस तरीके से आपने कार्य किया और इस सफलता को हासिल किया सर? और बहुत कम समय में सर। बिल्कुल। अब मैं आपसे एक बात बताऊं, आपको आश्चर्य होगा, जब हम 5 सीटें जीते जी सर, तो उसके बाद हम देश के प्रधानमंत्री जी के पास में गए
मोदी जी के पास, तो हमने तो सोचा कि शाबाशी मिलेगी, लेकिन वहाँ शाबाशी की जगह उन्होंने पूछा ये 2 कैसे हार गए। यानी देखिए, वो उम्मीद तो ये रखते थे कि ये 7 ही जीतेंगे, तो जो 2 हारे उसके बारे में उन्होंने समीक्षा की। तो ये तो काम है हमारा, हम प्रयास करते हैं, और मैं अकेला नहीं करता, पूरी टीम करती है, पूरा संगठन लगता है। मुख्यमंत्री जी ने पूरी शक्ति झोंकी, बहुत प्लानिंग से काम किया, और इसके साथ ही जो अभी हमारा प्रत्येक नेता एक मुखी हुआ, यानी हमने अलग अलग मानसिकता नहीं रखी, सबका एक लक्ष्य था कि हमको ये चुनाव जीतना है, और सब एकजुट हो गए। और जिस कार्यकर्ता को जहाँ लगाया, चाहे कोई भी हो, बड़ा से बड़ा या छोटे से छोटा, जिसको जहाँ भेजा, उन्होंने ईमानदारी से कर्तव्य परायण रह करके वहाँ पर अपना ये काम सब आपके नेतृत्व में हुआ है सर। ये हमारे कार्यकर्ताओं की विशेषता है। सर, आप थोड़े से विनम्र हो रहे हैं। हाल ही में जो जयपुर में दादिया में जो रैली हुई थी, जिसमें प्रधानमंत्री जी आए थे, और वो इतनी बड़ी रैली आपने ऑर्गेनाइज कराई थी, इसकी खुद तारीफ करके गए हैं मोदी जी, उसमें आपका जिक्र है, तो आप विनम्र हो रहे हैं। ये संगठन के तौर पे लीडरशिप की बात कहें तो ये प्रेरणा कैसे कि इतने कम समय में एकदम से 2.5 से 3 लाख देखने वाले, सुनने वाले प्रधानमंत्री जी को रैली सफल नहीं, मतलब मैं कहूँगा अर्पिता एक बार सुपर सक्सेसफुल। तो इसके पीछे कैसे, कि ये कारण क्या है? इसके पीछे देखिए मुख्यमंत्री जी की प्लानिंग, क्योंकि मुख्यमंत्री जी खुद एक कार्यकर्ता जी, और कार्यकर्ता से निकल करके और वो उस पद तक पहुँचे, उनको भी अनुभव है। फिर सभी कार्यकर्ताओं ने पूरा प्रयास किया। जो छोटे से छोटे गांव में बैठा था उस कार्यकर्ता ने भी, और ये राइजिंग राजस्थान से प्रभावित हुआ, और 1 साल हमारे सरकार का पूरा हुआ, और बहुत अच्छा, मतलब इसको हम एक अच्छा कार्यकाल कह सकते हैं। बहुत अच्छा कार्यकाल गुजरा जी। जिसमें कई काम हुए अच्छे। सड़कों के बारे में कहें हम तो देखिए 9 लाख करोड़ की सड़कों की स्वीकृतियाँ जारी हुई। बिजली की समस्या हमारे यहाँ हमेशा थी, तो सोलर पैनल्स की घोषणा करी मुख्यमंत्री जी ने, जिससे घरों में लोग बिजली पैदा करने लगेंगे सूर्य किरणों से, तो हम आत्मनिर्भर बनेंगे बिजली के मामले में। ये भी लोगों को बहुत अच्छा लगा। फिर रोज़गार देने की दिशा में भी हमारी सरकार ने अच्छे काम किए थे। आपने पेपर लीक का जिक्र किया था, पहले पेपर लीक हुआ करते थे, 17 बार कांग्रेस राज में पेपर लीक हुआ, तो SIT का गठन करके और लगभग 190 लोगों को तो जेल में गिरफ्तार किया, जेल में डाला, और ऐसा सख्त कानून बनाया कि भविष्य में यदि पेपर लीक में कोई आरोपी हुआ तो कठोर दंड दिए जाएंगे। ये प्रावधान किए। कई काम ऐसे हुए जो गिनाए जा सकते हैं। बहुत अच्छे काम किए सरकार। बिल्कुल सर, आप राजस्थान की संस्कृति से जुड़े हैं, राजस्थान के पाली से ही आप बिलोंग करते हैं, वहाँ की संस्कृति से आप बेहतरीन तरीके से रूबरू हैं। लेकिन हम राजस्थान में बात करते हैं जिस तरीके से आने वाले समय में संस्कृति को देखते हुए, राइजिंग राजस्थान तो अभी हो गया है, लेकिन उसके बाद अगर हम बात करें लिटरेचर फेस्टिवल आने वाला है, पुष्कर मेला आने वाला है, ऐसे तमाम चीज़ें जो है संस्कृति के नवाचार को लेकर जो हो रही हैं, उसके बारे में आप क्या कहते हैं, और आगे जो नवाचार होने वाले हैं उसके बारे में आपकी क्या योजना रहेगी सर? हमारी देखिए 2-3 बातें मैं आपसे बताऊं। एक तो हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई पुरातात्विक धरोहर है, उनके संरक्षण के लिए आदरणीय वसुंधरा जी ने भी और बहुत प्रयास किए, और इसी प्रकार से भजनलाल जी भी प्रयास कर रहे हैं। अभी मैं वहाँ गया था सलूम्बर, तो वहाँ महाराणा प्रताप का मैंने वो देखा स्मारक, वहाँ सलूम्बर में जहाँ उनका देहांत हुआ था, तो वो जगह भी हमने देखी, वहाँ पर भी उन्होंने तैयार किया। उसके लिए वहाँ अब उस समय तो घोषणा कर नहीं सकते थे, लेकिन मतलब उनके मन में है इस प्रकार का कि उसका भी बहुत। एक तो ये, दूसरा ये जो मेले हैं हमारी संस्कृति से
तो वो जो मेले हैं वो मेले भी और आयोजित होने चाहिए। बिल्कुल हमारी पुरानी संस्कृति है, ये हमारी विशेषताएं पर हैं, बिल्कुल हमारी आस्था है, वो सब हमें संस्कार देती है, हमें प्रेरणा देती है, उसको भी महत्व मिलना चाहिए। इस प्रकार के प्रयास हम करते ही करते हैं। और आगे जैसे चाहे पुष्कर का जिक्र किया आपने या और कई लिटरेचर फेस्टिवल भी आने वाला है। लिटरेचर फेस्टिवल है। राजस्थान का जो ये भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान बना, बिल्कुल वो भी, और हम सब कार्यक्रम करते विश्व स्तर तक पहचान बनाई है राजस्थान करते ने। ही हैं। बहुत खूब है अनुराग जी, क्या कहते हैं आप? सर मैं बिल्कुल बात सही है। देखिए सांस्कृतिक कल्चरल तो बिल्कुल। राजस्थान हमारा गढ़ है हिंदुस्तान का, और इसका खुद का अपना कितना बड़ा इतिहास है। आप सलम्बुर का जिक्र कर रहे थे मदन जी, हाल ही में पिछली सरकार में जो नए ज़िले बने थे, काफ़ी सारों को ख़त्म किया, विच इज़ आई थिंक वेरी वाइज डिसीजन। बहुत न्यायसंगत लगता है, तर्कसंगत लगता है कि बहुत छोटे छोटे ज़िले जैसे बना दिए गए जल्दी में, आनन फानन में वो उनको बंद करना ही कि कॉस्ट में लगती है उसके अंदर। पर कुछ जगह पे कहीं विरोध भी है थोड़ा सा इस बात को लेकर, थोड़ा सा संतोष भी है। तो संगठन के अध्यक्ष होने के नाते आप जनता को क्या कहना चाहेंगे और किस तरह समझाएंगे, क्योंकि ये मुद्दा एक इमोशनल मुद्दा भी हो जाता है सर। ये तो आप मानिए कि कभी किसी को भी कुछ दे दो और फिर उसे वापस छीना जाए तो नाराजगी तो स्वाभाविक है, ये तो होता ही होगा। पहले जिले बना दिए, आनन फानन में बनाए, बिना गंभीरता से चिंतन किए बनाए। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन बेसिस पर जिले बनाने चाहिए थे, भौगोलिक दृष्टि से भी और जनसंख्या को आधार करके भी। वो नहीं किया इन्होंने। कई जिले जैसे दुदू है, एक विधानसभा का जिला बना दिया, केकड़ी एक विधानसभा का, सांचौर है एक विधानसभा का। तो एक अब कैसे जिले बनेंगे? एक जिला तो है 3.5 लाख की पॉपुलेशन का, और एक जिला 22 लाख की पॉपुलेशन का, कोई जिला 19 लाख की पॉपुलेशन का, कोई जिला 4 लाख की पॉपुलेशन का। तो ये अव्यवस्थित बना है जी। और उसका कारण मैं समझ पा रहा हूँ, मैं सोचता हूँ हमारे दर्शक भी समझ रहे होंगे कि गहलोत साहब अल्पमत की सरकार में थे। बसपा के लोगों को भी उन्होंने अपने साथ जोड़ा, तो उनको भी खुश करना था। और फिर उनके खुद के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट जी अपने समर्थक विधायकों को लेकर के और होटलों में बंद रहे कैंप करके, और खुद मुख्यमंत्री जी भी यानी अशोक गहलोत साहब खुद भी अपने समर्थक विधायकों को लेकर होटलों में, दूसरी होटलों में बंद रहे। तो उनको विधायकों को खुश करना था, और खुश करने के लिए उन्होंने जिले बनाए। बनाओ जिले बनाओ, कोई तकलीफ नहीं है। अब खुद जो राम लुभैया जिनके अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया, यानी एक सेवानिवृत्त IAS ऑफिसर को राम लुभैया जी को उन्होंने, अब वो खुद राम लुभैया जी उस समय विदेश में थे जब इन्होंने घोषित किए जिले 50, तो आश्चर्य व्यक्त किया, और वो आश्चर्य न्यूज़ चैनल्स पे भी आया और समाचार पत्रों में भी आया कि उसको खुद को नहीं पता कि इतने जिले बने। तो ये आनन फानन में किए गए थे। तो उसमें अब हमारी सरकार ने भी और एक सेवानिवृत्त IAS ऑफिसर्स की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया, ललित के पंवार किए थे। और आप तो जानते हैं ललित के पंवार आप इस संस्था से भी जुड़े रहे, हमारे नहीं आपकी संस्था जो है। और उन्होंने भी और पूरी समीक्षा की। होता भी है हमारी कोई भी सरकार जाते जाते अपीजमेंट के उस सोच के आधार पर प्रभावित करने के लिए कुछ घोषणाएं करती है, तो नई सरकार उसकी समीक्षा करती है, पुनरीक्षण करती है। तो पुनरीक्षण हुआ, उसमें जिले 41 जिले रह गए। तो इसमें कोई, मैं सोचता हूँ कि किसी के विकास को रोका नहीं जाएगा, उनको पूरा सम्मान मिलेगा, उनको सुविधाएं मिलेगी सभी को। जो जिले नहीं है उनको भी पूरा सम्मान मिलेगा जी। वहाँ काम प्रभावित नहीं होगा, वहाँ भी काम होगा। अब उन
किसको संभाग तक मतलब समस्या आती है तो आएगी, तो उसका समाधान भी होगा, किसी को कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। बहुत सुंदर सर, बहुत अच्छी बात। सर एक सवाल है मेरा, क्योंकि हम जिलों की बात कर रहे हैं, जिलों को निरस्त करने का फैसला लिया गया है, लेकिन अभी हाल ही में रीट का जो एग्ज़ाम है उसको लेकर भी राजनीति बहुत ज़्यादा गर्मा रही है। युवाओं में थोड़ा सा आक्रोश नज़र भी आ रहा है इन जिलों को निरस्त करने के फैसले के बाद। उस बारे में आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे सर? किस तरीके से इस बैलेंस किया जाए, मैनेज किया जाए सिचुएशन को? देखिए, मैं युवाओं को तो यही कहूँ कि भारत सरकार और राजस्थान की सरकार, डबल इंजन की सरकार, एक तो नौकरी देने की जो घोषणा केंद्र सरकार ने की है और या राज्य सरकार ने की है वो पूरी करेगी। दूसरा, लोगों को रोजगार दिलाने के लिए जो कुछ भी सरकार कर सकती है कि प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार मिलना चाहिए, उस दिशा में हम कृत संकल्प हैं। चाहे ये राइजिंग राजस्थान में जो इन उद्योग स्थापित होंगे उससे रोजगार मिलेगा। इसके अलावा भी हम चाहते हैं कि हर गांव में वो सब सुविधाएं हो जाए कि लोग भाग करके शहर की ओर नहीं पहुंचे और वहां पर उनको रोजगार मिल जाए, उनको काम मिल जाए। हम इस दिशा में भी प्रयास कर रहे हैं। हमारे किसान को भी समृद्ध करने की दिशा में भी हम प्रयासरत हैं। ग्रामीण एरिया में ज़्यादा, हाँ, वहाँ पर भी। और कोई उद्योग लगाना चाहे तो हमने सुविधा दी है कि अपने खेत के अंदर भी कोई उद्योग लगाए तो एक निर्धारित परिधि में वो अपना उद्योग स्थापित कर सकता है। उसके लिए सरलीकरण किया गया है, उसको प्रोत्साहित करने का, कुटीर उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए काम किया है। हमारी जो केंद्र की योजनाएं हैं, मुद्रा योजना, वो प्रभावित, मतलब उससे लोग लाभान्वित होंगे। ये प्रयास हम लोग भी कर रहे हैं कि मतलब केंद्र की जो योजनाएं हैं वो भी आम आदमी के जीवन स्तर को मजबूत करने के लिए, आर्थिक समृद्धि के लिए ये प्रयास करती है। तो किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है, युवाओं को चिंता करने की जरूरत। एक सवाल आपसे मदन जिसमें ये है कि केंद्र की योजनाएं हैं, मैं आंकड़े पढ़ रहा था, प्रधानमंत्री आवास योजना है, संसद में से प्रश्न भी उठा था, तो उसमें बात ये उठी थी कि भाई प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ हर तबके को नहीं मिल रहा है, हर वर्ग को नहीं मिल रहा है, माइनॉरिटीज़ को नहीं मिल रहा है। फिर इस पर संसद में बात उठी तो बताया गया कि करीब 17 से 18% माइनॉरिटीज़ को भी मिला है। बट एक जनरल परसेप्शन है कि ये लाभान्वित हर वर्ग नहीं हो रहा है। तो संगठन, आप बतौर प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के, आप कैसे देखते हैं और कैसे जन जन तक ये बात पहुंचाएंगे कि सरकार ने बहुत निष्पक्ष, आंकड़े बोलते हैं, फैक्ट है पिता, आंकड़े बोलते हैं कि निष्पक्ष होकर काम किया है, ये कैसे पहुंचाएंगे आप? देखिए साहब, ये तो सभी जानते हैं कि पिछली बार केंद्र सरकार ने 4 करोड़ आवास दिए, उसमें से 2.5 करोड़, 2.25 से 2.5 करोड़ अल्पसंख्यक वर्ग को मिला। तो कैसे कह सकते हैं कि अल्पसंख्यकों को नहीं मिला? जी मिला है ना, जबकि परसेंटेज के हिसाब से 17% होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अच्छा, वो वर्ग क्या है कि अभी तक पिछड़ा है। क्यों पिछड़ा है? कि कांग्रेस ने कभी उस वर्ग को मजबूत करने की कोशिश नहीं की। कांग्रेस डरती थी कि ये अल्पसंख्यक यदि आर्थिक दृष्टि से समृद्ध हो गया तो फिर ये हमें पूछेगा ही नहीं, इसलिए इसको कमजोरी रहने दो। उन्होंने उसको कमजोरी रहने दिया, कभी उसको समृद्ध होने ही नहीं दिया। हमेशा वो ये 2 इसी उम्मीद से लगा रहे। उन्होंने ये प्रयास किया, लेकिन हमने ये प्रयास किया कि वो भी मजबूत बने, शिक्षित बने, समृद्ध बने। तो ये कोई भटकाव वाले में भटकेंगे नहीं, वो खुद अपना भला बुरा तय करेंगे। तो हमने तो ये प्रयास किया है सभी वर्गों को लाभान्वित किया जा सके, और हम उस दिशा में प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल सर, राजनीतिक तौर पर हमने बात कर ली है अनुराग जी, अगर व्यक्तिगत तौर पर भी सर से बात करते हैं तो किस तरीके से आपका जीवन व्यक्तिगत तौर पर रहा है? और ऐसा कहा जाता है अनुराग जी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, क्योंकि हर सफल इंसान के पीछे एक महिला का हाथ हो सकता है, चाहे वो महिला आपकी माँ हो, बहन हो, पत्नी हो, कोई भी हो सकता है। सर, आपके जीवन से जुड़ी कुछ बचपन की यादें भी हम जानना चाहेंगे, और इस बारे में भी जानना चाहेंगे कि आपकी सफलता के पीछे किसका हाथ है? ये आपने सही कहा जी। पहले तो माँ का जी। मेरे पिताजी भी किसान थे, मेहनत का मजदूर थे, और पूरी मेहनत करके हम 2 भाई थे जी। तो मुझे उन्होंने पढ़ाया लिखाया, तैयार किया,
फिर बाद में जब शादी हो गई तो पत्नी ने भी पूरा सहयोग दिया। जब मैं बाहर निकलता हूँ, काम करता हूँ, अब जैसे अभी प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद तो पोते को भी मिलने के लिए समय नहीं हो पाता, मतलब ललायित रहता हूँ कि कैसे उससे मिला जाए। सही बात। अभी 4 दिन पहले ही मैं गया था, तो घर में पहुंचने के बाद भी पोते के पास पहुंच नहीं पाया। केवल उसको एक बार देखा और मैं पहुंचने वाला था, भीड़ आ गई और वो सो गया। और सवेरे 8 बजे मैं निकल गया, वो सोता ही रहा। फिर अभी कल मैंने बुलाया उसको, मैंने कहा भाई तू यहाँ 2.25 साल का है अभी, लेकिन मन में रहता है। तो पत्नी भी बहुत मतलब सहयोग कर रही है कि भी आप जाओ, देश का काम करो, समाज का काम करो, संगठन का काम। बहुत अच्छी बात है सर, बहुत अच्छी बात है सर। ताकत। सर आप डबल इंजन की सरकार की बात कर रहे थे, मैं एक बात और पूछना चाहूँगा। संघ का जो एक ऑब्जेक्टिव्स है, जो जितना मैं पढ़ा है और मैंने बहुत पढ़ा है संघ के बारे में, बड़ा प्रभावित हुआ हूँ। संघ की विचारधारा के अंदर, ऑब्जेक्टिव्स मिशन के अंदर, हमारी विलुप्त हुई नदी सरस्वती का, उसका दोबारा से उसको उठाना, उभार करना और उसको दोबारा से एक विश्व के उसमें लेकर के आना एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है। आपके पास तो सरकार अब डबल इंजन की सरकार है, और डबल की मैं क्या कहूँ, बल्कि जो नदी थी सरस्वती नदी, ये हरियाणा, राजस्थान, गुजरात में बहती थी। इन तीनों जगहों पर ही भाजपा की सरकार है। तो सरस्वती नदी जो विलुप्त हो गई है, इसके लिए भाजपा की सरकार क्या कर रही है, पहला सवाल। और बतौर आप अध्यक्ष राजस्थान के भाजपा के, आपके क्या प्रयास होंगे? हमारा जुड़ाव बहुत इमोशनल है इस नदी के साथ लेकर के। ये बात आपने सही कही। त्रिवेणी जो जहाँ संगम था, फिर वहाँ से सरस्वती विलुप्त हुई। लेकिन ये मैं सोचता हूँ कि जब राजस्थान में भैरव सिंह जी शेखावत मुख्यमंत्री थे, तब इस बेल्ट में कहीं बोरवेल हुए और उसमें से पानी निकला। तो पता चला कि इस रेंज में सरस्वती बही है। तो वहाँ आसपास में देखिए सरसब्ज हो गया एरिया, पूरा क्षेत्र सरसब्ज हो गया और पानी प्रचुर मात्रा में वहाँ उपलब्ध है। अभी 4 दिन पहले, 4 तो नहीं, मैं सोचता हूँ 8-10 दिन पहले की बात। जी, जैसलमेर वाली बात कर रहे हैं। जैसलमेर वाली। तो वहाँ पर 800 फीट किसी ने बोरिंग कर दिया, तो उसमें से पानी निकलने लगा कि उसकी मशीनें भी डूब गई और नदी टाइप बन गया वहाँ पर। तो अच्छी बात है ये। इसकी खोज के लिए हम लोग भी, हमारी सरकार भी पूरा प्रयास करेगी कि यदि इस प्रकार का वहाँ के क्षेत्र के लोगों को लाभ मिल सके, इलाका सरसब्ज जो हो सके। पानी चाहिए, हमारे किसान को पानी चाहिए, राजस्थान को पानी चाहिए सर। पानी यदि मिल जाए जैसे, तो फिर हमारा किसान किसी और क्षेत्र से कम नहीं है, मेहनती पूरा है। तो हम ये पूरा प्रयास करेंगे, हमारी सरकार भी प्रयास करेगी कि वहाँ इस प्रकार के प्रयास हों, वैज्ञानिकों को भी और लगा करके उसकी जो जिस प्रकार का ऐसे संकेत मिल रहे हैं उसका पूरा लाभ लेने की कोशिश करेंगे। बहुत धन्यवाद सर। हम चाहेंगे कि हम अपने इस माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम के माध्यम से ये आप पहुँचाएँ आप तक बात, कि इस पर ध्यान दिया जाए। एक आखिरी सवाल सर, और आज राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र भावना की जो भावना है, जो अर्पिता घर घर में पहुँच रही है, बिल्कुल, और संघ की इसमें बहुत महती भूमिका रही है। पर एक सवाल ये है सर कि आज का जो नौनिहाल है, जो बच्चा है, आपका पोता है या बहुत छोटे बच्चे हैं, उसके अंदर राष्ट्र प्रेम की भावना संघ ही कर सकता है, ऐसा लगता है मेरे को। किस तरह जागृत करेगा, ये आखिरी सवाल। हमें यही सिखाया गया कि पहले देश, फिर संगठन और फिर मेरा परिवार, ये ना, हम लास्ट में। तो ये एक हमें संस्कार इस प्रकार के दिए गए हैं। तो हम चाहेंगे कि इस प्रकार का संस्कार देने वाला संगठन या उसके आनुषंगिक संगठन वो मजबूत बने, ये विचार फैलता जाए। हम सब लोग, और मैं विशेष रूप से मैं आपका भी धन्यवाद देना चाहूँगा, दूरदर्शन का भी, कि वो भी सकारात्मक प्रयास कर रहे हैं इस दिशा में। और आपने जो सवाल किए, मैं सोचता हूँ कि
राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत आपके प्रश्न भी रहे और मुझे भी आपने मौका दिया है अपनी बात रखने का। तो हम सब ऐसा ही प्रयास करें, ऐसा ही हर काम में राष्ट्र सोचें। मैं कई बार कहा करता हूँ, मैं थोड़ा समय ज़्यादा ले रहा हूँ आपका जी। मैं समाचार पत्र के किसी कार्यक्रम में भी जाता हूँ तो मैं वहाँ भी कहा करता हूँ कि केवल पैसा कमाने के लिए अश्लील विज्ञापन नहीं दें जी। थोड़ा स्तर अपना बनाए। केवल धन कमाना पर्याप्त, मतलब ये अपना उद्देश्य नहीं होना चाहिए। रोजी रोटी मिलती रहे लेकिन कुछ संदेश देश को ऐसा दें कि जिससे नई पीढ़ी में अच्छे संस्कार पैदा हो। संस्कारवान हमारा युवक रहा तो देश का भविष्य सुरक्षित रहेगा। तो हमें हमारी संस्कृति को जिंदा रखना, हमारे व्यक्तिगत संस्कारों को मजबूत करना, जिंदा रखना और राष्ट्र प्रेम ये हम सब में होना चाहिए। ये सब बातें हमारे लिए मस्ट है। बहुत 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 शुक्रिया मदन जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने हमसे बातचीत की, इतनी दिलचस्प राष्ट्रीय भावना की बातचीत की, राजनीतिक बातचीत की, आपके बारे में बातचीत की। हम आपके आने वाले जीवन, आपकी राजनीतिक यात्रा, भाजपा संगठन, संघ, इन सब को बधाई देते हैं और आने वाले चुनावों में आपको बधाई देते हैं। सर, आप हमें पूरा विश्वास है कि आप जीतेंगे और आप बहुमत से जीतेंगे और जो भी आपने कार्य अपने हाथों में लिए हैं आप उनको पूरा करेंगे और राज्य को और इस पूरे देश को लाभान्वित करेंगे। पुनः आपका धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो में पधारे इसलिए। सर, आपका धन्यवाद, नमस्कार।